अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफ़ज़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 9th लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहेंगे, इसलिए कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में कंज्यूमर थ्योरी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, जिसमें अभी तक हमने कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, बजट कंस्ट्रेंट एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस को भी देखा और इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर पे देखी। जब हमने शुरू किया तो हमने प्रेफरेंसेस की बात शुरू की और साथ साथ हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी लेके आगे बढ़े और यूटिलिटी से रिलेटेड ही इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है। पिछले लेक्चर में हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा थ्योरेटिकली रिव्यू करने के बाद प्रैक्टिकली एग्जांपल्स ली और दूसरी तरफ से इसी कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमने कहा कि ठीक है, कंज्यूमर्स को जब कुछ इनकम दी जाती है, प्राइस लेवल्स दिए जाते हैं, तो उनकी बजट कंस्ट्रेंट जो है वो डिटरमिन करती है कि कौन सी गुड कितनी कॉम्बिनेशन में, कितनी क्वांटिटी में एज कंपेयर टू अनदर गुड ली जाएगी, जबकि सारी बजटेड इनकम जो है उनकी परचेज के ऊपर स्पेंड कर दी जाएगी। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस लेवल जो कि सेटिस्फेक्शन लेवल भी डिफाइन करता है वो भी हाईएस्ट अचीवेबल होगा। ये तो था एक नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी, बट फिर हमने एंड में लास्ट लेक्चर के आखिर में हमने ये देखा कि थ्योरी ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस। रिवील प्रेफरेंसेस में हमने ये देखने की कोशिश की, सपोज हमें एक कंज्यूमर की चॉइसेस के बारे में पता है एंड उन चॉइसेस पे बेस करते हुए हम कंज्यूमर की बैक ट्रैक करते हुए उनकी प्रेफरेंसेस को भी एनालाइज कर सकें। इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी कि रेगुलर कंज्यूमर थ्योरी में हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस और बजट कंस्ट्रेंट को देखते हुए कंज्यूमर की फाइनल चॉइस को स्टडी करते हैं, जबकि रिवील प्रेफरेंसेस में हम कंज्यूमर की फाइनल चॉइसेस को लेते हुए कि ये चॉइसेस उसने की हैं, हम बैक ट्रैक करते हुए उसके प्रेफरेंसेस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं विद सर्टेन चेंजेस इन द प्राइस लेवल एंड द मनी इनकम। ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर करना है वो इसी कंज्यूमर थ्योरी की कंटिन्यूएशन है और इसमें आज हम द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी के ही कॉन्टेक्स्ट में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करने के साथ साथ कुछ एक आध एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल पे फोकस करने के बाद हम आज के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि प्राइस इंडिसेस के बारे में है। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। टोटल यूटिलिटी क्या है, पहले टोटल डिफाइन कर लें तो मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करना आसान हो जाता है। द टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन विच कंज्यूमर ड्राइव्स बाय द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन यूनिट्स ऑफ गुड्स। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन सेटिस्फैक्शन बाय द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड। आज तक हमने जो एनालिसिस किया था वो था इंडिफरेंस कर्व के साथ और इंडिफरेंस कर्व्स की हमने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की थी और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, which means कि marginal rate of substitution between one bundle of good or one good and the other good is negative and it keeps on declining. Therefore हमारे indifference curves are always convex to the origin. They should be under the नॉर्मल कंडीशन, दे शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिर हमने ये भी कहा कि अगर हम इसी तरह के इन डिफरेंस कर्व्स की सीरीज बना दें U1, U2, U3 एंड U4, ईच कर्व इज लाइंग अबव द प्रीवियस कर्व, तो ये आपका एक इंडिफरेंस मैप बन जाता है। और उस मैप में हमने कहा था कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस इस तरह है कि कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करता है मोर ओवर लेस, इसलिए एवरी कंज्यूमर विल ट्राई टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। Therefore, what we are doing with these indifference curves are we are ranking. We are saying if
the consumer is on the highest possible indifference curve, so there his satisfaction will be the maximum possible. If the consumer is in the middle, then the level of satisfaction will be average. तो indifference curve analysis में हमने basically ordinal utility के concept को use किया. पिछले लेक्चरों में भी हमने बात की थी यूटिलिटी की, और उसमें हमने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर. वन इज ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी एंड द अदर इज कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी. अब जो हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था, हमने उसमें ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी का इस्तेमाल किया, और उसमें हमने यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं किया, मेजर नहीं किया, लेकिन बास्केट्स ऑफ गुड्स को हम रैंक कर सके और हम ये कह सके कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा है. आज हम इसको एक और एंगल से देखते हैं, वेयर वी आर ट्राइंग टू असाइन द न्यूमेरिकल स्कोर टू द यूटिलिटी. और ये कॉन्सेप्ट है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का. नॉर्मली इकोनॉमिस्ट एक मेजर ऑफ यूटिलिटी यूज करते हैं कि किस तरह, क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो उसका हम यूटिल्स कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स नोन एज द यूटिल्स. इस बैकग्राउंड के साथ आज का हम एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं और हम वापस आते हैं वही कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पे. हम कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर ड्राइव्स बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. अब इस मार्जिनल यूटिलिटी के लिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वी आर ईटिंग ब्रेड्स. ब्रेड जब हम ले रहे हैं, मे बी लेट्स अज्यूम इन द ब्रेकफास्ट, तो जो पहला ब्रेड का स्लाइस है इट डेफिनेटली इज मोर सेटिस्फाइंग. तो हम ये कह रहे हैं कि उससे हमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कि हम यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, दैट इज 9 यूटिल्स. देन वी टेक दिस सेकेंड स्लाइस ऑफ ब्रेड, और उस सेकेंड स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ हमारी टोटल यूटिलिटी तो हमेशा बढ़ेगी. पहले 9 था, विल एड अप मोर इन टू दैट यूटिलिटी, लेकिन सेकेंड स्लाइस से हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा. उसके खाने के बाद यू विल बी सेटिस्फाइड, बट जो भूख आपको पहले लगी हुई थी और उसके सेटिस्फेक्शन में जो पहले यूनिट ने, पहले स्लाइस ने आपको सेटिस्फेक्शन दी, दैट वाज 9, लेकिन दूसरे स्लाइस ने आपको जो सेटिस्फेक्शन दी दैट मे बी अज्यूम्ड एज 7. Suppose we continue with this consumption and we go to the third slice. और थर्ड स्लाइस जो है अब मजीद उतना सेटिस्फाइंग नहीं रहेगा, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 7 से भी डिक्लाइन करके 5 हो गया. जब हम फोर्थ पे जाते हैं तो वी अज्यूम के अ फर्दर डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन आवर मार्जिनल यूटिलिटी. इस कॉन्सेप्ट में हम ये देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग. जो हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उसी प्रोडक्ट की तो हमारा ये होता है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है. अब इसमें हमने एक अजम्पशन और करनी है, और वो अजम्पशन ये है कि हम ये पर्टिकुलर गुड जो है एक ही वक्त में कंज्यूम कर रहे हैं. इसमें हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि एक स्लाइस हमने मॉर्निंग में लिया और सेकंड स्लाइस हमने एट 10 o'clock एंड देन इन द लंच एंड देन लेटर ऑन इन द इवनिंग. नो, जब हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की ये एग्जांपल ले रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक ही सेटिंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही पहला स्लाइस, देन कंटिन्यूस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और फिर हम देखेंगे कि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जब हम एक एडिशनल यूनिट लेके कंज्यूम करते हैं तो वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करता चला जाता है. तो इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन मार्जिनल यूटिलिटी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब what is the principle of diminishing marginal utility? The principle of diminishing marginal utility states that as more and more of a good is consumed, consuming additional amounts will yield smaller and smaller addition to utility. इस definition को या इस concept of marginal utility को हम एक और numerical example के साथ भी explain कर सकते हैं. Example हमने इस slide पे ली है. इस स्लाइड पे
हम पहले कॉलम में क्वांटिटी ऑफ ए गुड कंज्यूम ले रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद नो कंजम्पशन एट ऑल, 0, देन 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 एंड गोइंग अप टू 5 यूनिट्स. दूसरे में हम ले रहे हैं टोटल यूटिलिटी. When there is no consumption, therefore the total utility is 0. When we consume 1 unit, तो आपकी utility is 4 utils. Marginal utility is the third column which we'll discuss later, but if we focus only on the total utility, then the second unit increases the utility from 4 to 7 and this is the total utility. Then third unit further increases that utility from 7 to 9 and then the fourth takes up to 10 and when we reach to the fifth unit then we do not feel any increase in our total satisfaction level, therefore our total utility remains constant at 10. अब इसी को देखते हुए हम मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम को देखते हैं. जब हम 0 से 1 यूनिट पे आए तो हमारी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट वाज 4 एंड देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो दैट इंक्रीमेंटल न्यू यूटिलिटी ऑफ 4. जब हम 1 से 2 पे आए तो हमारी टोटल यूटिलिटी 7 हो गई, लेकिन इसमें 4 यूनिट्स प्रीवियस यूनिट का भी है. तो जो सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी है दैट इज 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3. जब हम थर्ड यूनिट पे आए तो टोटल यूटिलिटी बढ़ गई 9 पे, और जब हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर 9 में से प्रीवियस 2 यूनिट्स की यूटिलिटी 7 माइनस करें तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इज 2. व्हेन वी कम टू द फोर्थ यूनिट तो इस यूनिट में भी हमारी टोटल यूटिलिटी 9 से बढ़ के 10 हो गई है, लेकिन एडिशनल यूटिलिटी कितनी है? 10 माइनस द यूटिलिटी ऑफ 3 प्रीवियस यूनिट्स 9, वी हैव 1. जब हम 4 से 5th पे चलते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज, इट रिमेन्स एट 10, देयरफॉर आवर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0. अब इसी टेबल से हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप भी देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बट when we look at the marginal utility, that is change in total utility with the consumption of 1 additional unit. So when we look at that particular column, our marginal utility is declining, which basically is explaining the concept or the principle of diminishing marginal utility. अब इसी को हम इसी टेबल को, इसी टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. पहली स्लाइड पे हमने टोटल यूटिलिटी का कर्व ड्रा किया है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस टेबल. ग्राफ को देखते हुए स्लाइड पे क्वांटिटी हमने ली है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और यूटिलिटी हमने ली है वर्टिकल एक्सिस पे. नाउ द फर्स्ट यूनिट इज गिविंग अस 4 utils of utility, then the second is giving another 3, then third is giving another 2 and the fourth is giving another 1. अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि when we add up all these marginal utilities or the additional utilities of 4 plus 5 plus 2 plus 1, so this gives us the total utility. So total utility curve के जब हम ट्रेंड को देखते हैं तो that is continuously increasing. It is increasing but we need to focus more on this curve. It is increasing but it is increasing at a decreasing rate. In other words, वो rate क्यों decrease हो रहा है? That rate is decreasing because of diminishing marginal utility. हमने पहले कहा कि principle of diminishing marginal utility states that whenever we are consuming more and more units of the same good, the additional satisfaction derived from the consumption of each additional unit keeps on declining. तो यही जो है that is the slope of our total utility curve. अब इसी marginal utility को हम एक separate ग्राफ की शक्ल में भी दिखा सकते हैं और ये ग्राफ जो है हम इस स्लाइड की मदद से एक्सप्लेन करते हैं. स्लाइड पे हमने x एक्सिस पे क्वांटिटी ली और y एक्सिस पे marginal utility. Marginal utility is change in total utility. Now the fact that the total utility is increasing at a decreasing rate
is reflected in this particular curve, and the curve is downward sloping. The negative slope is a reflection of the fact that the total utility increases with the consumption of each additional unit, but it increases at a declining rate. तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इसमें देखें नेगेटिवली स्लोप्ड है. पहले यूनिट पे 4 एंड देन सेकंड पे 3 एंड थर्ड पे 2 एंड फोर्थ पे 1 एंड देन द फिफ्थ के ऊपर आपकी दैट इज गॉन टू 0. So this basically is the relationship between marginal utility and the total utility. अब हम इसी marginal utility के concept को indifference curve के concept के साथ relate कर सकते हैं. और वो किस तरह हम relate कर रहे हैं? हमने पहले कहा कि slope of our indifference curve is telling us that how many units of clothes we are willing to sacrifice in order to get one additional unit of food. हम अपनी वही फूड और क्लोथिंग की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. क्लोथिंग को हम एज्यूम कर रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पे और फूड को हम एज्यूम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे. तो हाउ मेनी यूनिट्स वी आर विलिंग टू सेक्रीफाइस फ्रॉम क्लोथ इन ऑर्डर टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड. तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि शुरू में हम ज़्यादा यूनिट्स दे के वन एडिशनल यूनिट लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास फूड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है तो हमारे पास उसकी यूटिलिटी कम हो रही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसलिए जब उसकी यूटिलिटी हमारे पास कम हो रही है तो उसकी प्राइस जो है दैट इज द सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग. तो वो हम जो है सेक्रीफाइस कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलोंग द इंडिफरेंस कर्व इज डिक्लाइनिंग, एंड this declining trend makes our indifference curve as convex to the origin. अब इसी रिलेशनशिप को जब हम मार्जिनल यूटिलिटी में कर रहे हैं दैट इज कन्फर्मिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो हम ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो क्या है उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है. दूसरी तरफ जब हम ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं क्लोथिंग तो उसकी यूटिलिटी क्योंकि कम यूनिट रहने की वजह से हमारे पास ज़्यादा हो जाती है. और इसी मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व के रिलेशनशिप को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डिफाइन कर सकते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इंडिफरेंस कर्व के साथ रिलेट करते हुए हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें. इसके लिए हम पहले देखेंगे इस स्लाइड पे. फॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम फूड बाय चेंजिंग द यूनिट्स ऑफ फूड, MUF इज मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फूड into change in food, plus marginal utility of clothing into change in clothing. We are saying here is, what we are saying here is कि आपकी फूड की यूनिट्स इंक्रीज करने के साथ जितनी आपकी यूटिलिटी बढ़ती है दैट शुड एग्जैक्टली बी इक्वल टू कि आपकी क्लोथिंग की यूनिट्स कम करने के साथ टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है. So the increase in the total utility by increasing the number of units of food should be exactly equal to the decrease in the total utility by decreasing the unit of clothing. इसी equation को अगर हम rearrange करें तो we will get minus change in C over change in F, which is equal to marginal utility of F divided by marginal utility of C. If you try to recall, ये change in C divided by change in F is also the slope of our indifference curve, and there we are taking it as a ratio to marginal utility of food to marginal utility of clothing. Further इसको लेके चलते हुए next slide पे जब हम देखते हैं तो we are saying minus change in C divided by change in F is equal to MUF divided by MUC, this same previous expression. But this change in C over change in F is the marginal rate of substitution of food for clothing. इसीलिए we can also write it down as marginal rate of substitution is equal to marginal utility of food divided by marginal utility of clothing. What is the bottom line? Bottom line is the slope of the indifference curve, which is the marginal rate of substitution, is the ratio of marginal utility of food to the marginal utility of clothing. अब मजीद इसको देखें तो
इसको हम इस तरह लिखेंगे, when consumer maximizes satisfaction then the marginal rate of substitution is equal to the price of food to price of clothing ratio. Previously we have said कि marginal rate of substitution is equal to the ratio of marginal utilities of food and clothing. Therefore, we can also write it down. We can replace the marginal rate of substitution with the marginal utility of food divided by marginal utility of clothing, and which is equal to price of food to price of clothing. अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन इस वक्त आ रहा है, वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट एंड वी हैव रीएक्सप्रेस्ड इट एज द मार्जिनल यूटिलिटी रेशियो इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो. और यहीं से अगर हम इसको फर्दर रीअरेंज करें तो इस स्लाइड पे हम देखते हैं कि यूटिलिटीज मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन क्या होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड is equal to marginal utility of clothing divided by price of clothing. What is this marginal utility of food divided by price of food? That is that if you spend $1 on food, what will be the level of or change in your marginal utility? Similarly, if you spend $1 of your income on clothing, then what will be the change in our marginal utility? Now this concept here is taking us towards another principle, and that principle is that principle of equal utility, equa utility. What are we saying here? We are saying that if you spend $1 on food, the change in utility should be equal to exactly if you spend the same $1 on clothing. अब अगर आपके पास n यूनिट्स ऑफ गुड्स हों या n कमोडिटीज हों तो आपकी इक्विलिब्रियम उस वक्त होगा कि अगर आप $1 फूड पे लगाएं तो आपकी सेटिस्फेक्शन में जो चेंज आएगी वही चेंज आनी चाहिए अगर आप $1 जो है वो क्लोथिंग पे लाएं. अदरवाइज सिचुएशन क्या होगी? सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड वी डू नॉट लुक एट द प्राइस लेवल्स एंड वी सिंपली से 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग. Clothing basically is an expensive item and food is relatively cheap. अगर हमारा 1 unit of food बढ़ता है तो we are saying we are spending $1 on it, क्योंकि previous examples में हमने assume किया था कि हमारे food की price जो है वो $1 है. दूसरी तरफ अगर हम उसकी sacrifice में 1 unit of clothing देते हैं तो हमारे पास कितने पैसे जो हैं वो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उससे बचा रहे हैं, वो ये है कि 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग की प्राइस जो है वो $2 है. सिंस द प्राइसेस आर नॉट इक्वल तो हम यूनिट टर्म में इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते. इसलिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन एनी प्रोडक्ट. जब हम मार्जिनल यूटिलिटी को डॉलर टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो देन द प्राइसेस ऑफ द various commodities which are different, they are ignored here, they are taken care of. इसलिए अगर किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ती है पर यूनिट ऑफ डॉलर स्पेंड, दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिक्रीज इन द यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग $1 less dollar on the other product. So this is the basic consumer equilibrium when we are using the concept of utility. अब इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है गैसोलीन या पेट्रोलियम प्राइसेस की. अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं 74-79 में दे वर गोइंग वेरी हाई. देयरफॉर गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड सर्टेन प्राइस कंट्रोल्स. प्राइस कंट्रोल का मतलब ये है कि प्राइसेस को उन्होंने फिक्स किया एट सर्टेन लेवल एंड दे वर नॉट अलाउड टू मूव अपवर्ड. जब प्राइसेस जो है वो एक सर्टेन लोअर लेवल पे सेटल डाउन हो गई तो देयर एज पर द लॉ ऑफ डिमांड विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, तो देयर वाज एन ऑटोमेटिक डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज. डिमांड रिस्पॉन्स वाज दैट लोअर प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज. Therefore,
आपकी जो वो क्वांटिटी डिमांडेड के इंक्रीज करने के साथ मार्केट में एक एक्सपेंशन हुआ फॉर द कंजम्पशन ऑफ गैसोलीन, उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने राशनिंग की। अब ये राशनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? राशनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वी डू नॉट लुक एट द मार्केट फोर्सेस. What we do is we determine a certain level and we say कि each individual will be able to consume this much level or this much quantity of this particular product. तो ये गैसोलीन की प्राइसेस ऊपर होने की वजह से जो डिमांड ज़्यादा हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने के लिए राशनिंग की। अब जब राशनिंग करते हैं तो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स सर्टेन नेगेटिव फॉलआउट्स। नेगेटिव फॉलआउट्स में ये है कि अगर कोई कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम मोर, he or she was not in a position to consume more because that quota or the ration was fixed by the government. On the other hand, क्या हुआ कि because of this rationing thing and the product was relatively cheaper and the prices were at a controlled level, there were long queues for the consumers to get the gasoline filled in their vehicles. अब इस सिनेरियो में जब हम प्राइस कंट्रोल करते हैं और उस प्राइस कंट्रोल की वजह से हमें राशनिंग करनी पड़ती है, तो हम इसको किस तरह कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करते हैं, इसको हम देखते हैं। एक तो इससे पहले कि हम इसको ग्राफ की मदद से देखें, एक हम देखते हैं नॉन प्राइस राशनिंग। एक तो था कि प्राइस कंट्रोल किया, उसके बाद राशन करना पड़ा। एट टाइम्स ये भी होता है कि प्राइस कंट्रोल के बगैर ही सर्टन फिक्स क्वांटिटी है जिसको अलोकेट करना है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द कंज्यूमर्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक नॉन प्राइस राशनिंग भी करती है, जिसमें हर बंदा, हर सिटीजन या हर कंज्यूमर एक लिमिटेड अमाउंट कैन बी परचेज्ड बाय दिस इंडिविजुअल और वही कंज्यूम करती है। जैसे बैक इन 60s हमारे पास राशन वाज फिक्स्ड फॉर लाइक से आटा, sugar and the other items, and everybody was issued with a ration card, and depending on the member in your families, you used to have that ration card taken to that depot and used to get whatever was allocated as per your family requirement. So this is another version which is rationing, and this is non-price rationing. जब राशनिंग होती है, whether it's a non-price rationing or whether it's a price rationing, दोनों ही सूरतों में the fallout effect is कि if a consumer is able to, is willing to, is able to, has the capacity to purchase more, he or she is denied by the fact that a certain limited quantity is given for consumption. अब इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फॉर एन इंडिविजुअल। अब इस इंडिविजुअल की जो लिमिटेड इनकम है दैट इज 20,000. द कंज्यूमर हैज टू अलोकेट दिस 20,000 on the consumption of gasoline or on other goods. Without the rationing, what do we have here? The budget line doesn't have any effect. So we have a straight budget line, either spending all 20,000 on gasoline or spending all 20,000 on other goods. So that gives us the budget line negatively sloped. Then the individual has a utility curve U1 और इस U1 के साथ जो equilibrium point है that is C. At point C, what this consumer is willing to achieve? 15,000 should be spent on the goods, other goods, and then 5,000 should be spent on gasoline. So, in gasoline, since why only 5,000 here? Because this is according to this consumer's preference. Now, suppose there is a limit by the government that the individual cannot spend more than 2,000. That is a ration. Because of the price control, there was increase in demand, therefore the government has put a ration here, and the ration, according to this ration or the quota, this individual cannot spend more than 2,000. Therefore, when 2,000 is spent on gasoline and 18,000 is spent on other goods, the consumer equilibrium changes. It moves from point C to D.
Now the point D, if we look at it and we analyze whether the welfare or utility or satisfaction will increase or decrease, it clearly shows that point D is lying on a lower indifference curve, the lower indifference curve which is a broken line U2. इस lower indifference curve के ऊपर point D is the equilibrium point and which reflects a decrease in the consumer satisfaction. और ये डिक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर एक राशन या कोटा इम्पोज कर दिया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये था हमारा ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर का conclusion type thing. Let's review it before we go on to the next topic. What we have done so far is we started with the consumer theory, preferences, budget constraint, and then based on the preferences and the budget constraint we came up with the market consumer equilibrium or the consumer choices. Then we said there might be changes and the changes they keep on occurring. Income change will shift the budget line and therefore the equilibrium point will change. Price changes will also change the budget line and therefore change in the consumer equilibrium. These are something which is market driven, but market driven and the normal circumstances they are generalization, but they are always exception. एक्सेप्शन में हमने ये देखा कि अगर हमारे इन डिफरेंस कर्व जो है एक ऐसी सिचुएशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जिसमें कंज्यूमर जो है is totally preferring one good over the other good, is totally spending all of money in one good and is not spending any money on the other good. Therefore, that indifference curve will reflect a total different scenario for the consumer equilibrium. उसमें ये था कि हमारे जो indifference curves होंगे they will be vertical either to the x-axis or to the y-axis. And this is known as the corner solution. ये corner solution जो है हमारे regular indifferent curve solution से इसलिए different है कि they are reflecting an exceptional situation. और उस exceptional situation में consumers की strong preference है towards one particular commodity. इसलिए अगर दूसरी commodity की price थोड़ी बहुत कम हो भी जाती है तो तब भी उसकी कंजम्पशन ऑफ अदर गुड जो है वो उसी तरह से बाकी रहती है. ये आपकी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन नॉर्मल रूटीन लाइफ में द जनरलाइजेशन इज कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज बोथ द गुड्स एंड द इंडिफरेंस कर्व्स विद द रेगुलर स्लोप एंड द बजट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड गिव्स अस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और इसके साथ हमने इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखी कि इसका बेनिफिट क्या है कि फ्रॉम लास्ट 3 लेक्चर्स वी आर डिस्कसिंग वन कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का या कंज्यूमर थ्योरी का या कंज्यूमर बिहेवियर का विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो हम ये सारा कुछ स्टडी क्यों करते हैं? इसके स्टडी करने के बेनिफिट ये हैं कि जब हम कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को देख लेते हैं, उनकी इक्विलिब्रियम सिचुएशंस को देख लेते हैं, देन इट गिव्स गाइडलाइन टू द प्रोड्यूसर्स कि वो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस को देखते हुए प्रोडक्ट को बनाएं एंड देन जो मार्केट कैंपेन है वो भी उसी तरह फोकस की जाए उसी सेट ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर. फिर इसके साथ साथ पॉलिसी मेकर के लिए भी इसके इम्प्लीकेशन मौजूद हैं और वो इम्प्लीकेशन यही हैं कि कीपिंग इन माइंड द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड बजट कंस्ट्रेंट, इफ देयर इज अ चेंज इन द बजट कंस्ट्रेंट, इफ there is a grant given by the federal government to the local government, and then what will be the impact on the consumer preferences and therefore the welfare maximization choices. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रियल लाइफ सिचुएशन में भी हमारे पास एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं. एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी में, एक इंडिविजुअल के भी, अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज अवेलेबल विद द कंडीशन कि दिस मनी विल बी स्पेंड only on the consumption of one particular good. और इस particular scenario में welfare या utility में increase होगा by consuming only one particular product जिसके लिए वो trust fund जो है वो इस्तेमाल होगा. If we relax that, we say कि that amount can be spent
on education as well as on other goods, then the welfare will increase by more, because now the consumer has the flexibility to increase the consumption by spending on education as well as other goods. ये तो था हमारा रिव्यू कंज्यूमर थ्योरी का. अब इससे एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू के लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस किया था, नॉमिनल प्राइस और रियल प्राइसेस का. हमने कहा था नॉमिनल प्राइसेस आर द करंट प्राइसेस वेयर एज द रियल प्राइसेस आर द प्राइसेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सर्टेन बेस ईयर. और इसी को हम जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस या प्राइस इंडेक्सेस के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करते हैं. आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज द प्राइस इंडेक्सेस. इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ. एंड व्हाट बेसिकली इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ द CPI is calculated each year as the ratio of the cost of a typical bundle of consumer goods and services today in comparison to the cost during a base period. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. Let's suppose there are two sisters named Sarah and Rahila. So Sarah is older to Rahila, therefore she started her college in 1987. और उस वक्त पेरेंट्स दे सेड ओके यू विल बी गिवन $500 per quarter for your education expenditure. The other younger sister started the college education in the year 1997, that is 10 years later. Now the parents again promised them you will be provided with the same level of income which will give you the same satisfaction as of your elder sister Sarah. इसके लिए अब अगर हम एनालाइज करें विद द हेल्प ऑफ सर्टेन गुड्स विद देयर प्राइसेस, तो वी गो टू दिस स्लाइड. इस स्लाइड में देखिए विद द ईयर 1987 जबकि सारा ने स्टार्ट किया अपनी एजुकेशन, द प्राइस ऑफ बुक्स वर $20 per book and she was able to purchase 15 books. So the total expenditure was 20 into 15, $300 on books. Then the price of food was $2 per pound and she was able to purchase 100 pounds of food. So the total expenditure on the food was 2 into 100, 200. The expenditure on books was 300 and expenditure in the food was 200. Therefore, total expenditure by Sarah in the year 1987 was $500. Now the other sister started her education in the year 1997 when the prices of books have gone up. Now the average price of book has increased from $20 per book to $100 per book. Therefore, she has decided to purchase 6 books only. So 600 she is spending on books. When we go to the prices of food they have increased but not as much as of the increase in the prices of books. Now the price of food per pound is $2.20 and now she is able to purchase 300 pounds of food. Total money spent including the expenditure on books and food is $1,260. This is the calculation which I have already explained. In this slide we have given it clearly. Sarah's expenditure is $500 is equal to 100 pounds of food into $2 per pound price plus 15 books into $20 per book price. So total 500. Rahila's expenditure for the equal utility, and here we are assuming when Sarah is having this consumption basket, the level of satisfaction is the same as if Rahila is using a different basket of goods with a different price and quantity combination. Now when we compare the two indices or the two consumption bundles, the ideal cost of living index needs an adjustment. Sarah was spending $500 on the same basket, whereas Rahila was supposed to spend $1,260. So the difference of $760 is a cost of living adjustment, and this is known as the ideal based on the consumer preferences and the prices and the income level or budget. Now if we want to calculate the ideal cost of living index, looking at this slide, if we take 1,260, that is the expenditure, current expenditure by Rahila, divided by the same utility giving bundle by the other sister
Sara in the year 1987, that is 500, so it comes out to be 2.52 or 252. This implies that because of the increasing price level, our cost of living index has increased by 152%. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस ग्राफ की मदद से भी दिखा सकते हैं. We have taken food on the horizontal axis, we have taken books on the vertical axis. Our old budget line for Sara I1, we have extreme situation, 25 books can be purchased, 250 pounds of food can be purchased. Her equilibrium point is at A, and then we have experienced an increase in the prices. Therefore, the younger sister उसने अपना consumption bundle change कर लिया और उसने consumption bundle में जो relatively inexpensive item था उसको ज़्यादा बढ़ा लिया, which was food, और जो expensive item था उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया. तो उसके लिए जो budget line थी according to this change prices, जिसमें books की prices relatively ज़्यादा बढ़ी थी और फूड की प्राइसेस relatively कम बढ़ी थी, तो broken line I2 is the budget constraint for the younger sister Rahila. अब bundle A is the equilibrium point for Sara, giving certain level of satisfaction. Bundle B is the equilibrium point for Rahila, giving the same level of satisfaction with the change prices and the budgeted income. Now, the ideal cost of living index represents the cost of attaining a given level of utility at current, in this case 1997 prices, relative to the cost of attaining the same utility at base year, which is 1987 prices. Now, this analysis we have undertaken from an individual's perspective. आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सुनते रहते हैं, हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज एप्लीकेबल टू द इकोनॉमी एज अ होल, द एग्रीगेट लेवल. जब हम एग्रीगेट लेवल के ऊपर कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करते हैं तो व्हाट वी डू इज, इफ वी यूज द फिक्स्ड कंजम्पशन बंडल इन द बेस ईयर and we take the same consumption bundle for the current year, this is known as the Laspeyres price index. कि हम बंडल ऑफ गुड्स को चेंज नहीं करते, जबकि प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये देखा था कि प्राइसेस चेंज होने के साथ साथ राहीला ने अपने बंडल ऑफ गुड्स को चेंज कर दिया था. उसने जो एक्सपेंसिव आइटम था उसको कम खरीदा और जो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव आइटम फूड था उसको ज्यादा खरीद के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले ली. इसलिए जो हमारा आइडियल कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है उसकी जो है वो एडजस्टमेंट वाज ओनली 152%. अब जब हम लेस्पियर इंडेक्स की बात करते हैं, इससे पहले वी वुड लाइक टू डिफाइन इट फॉर्मली. द अमाउंट ऑफ मनी एट करंट ईयर prices that an individual requires to purchase the bundle of goods and services that was chosen in the base year, divided by the cost of purchasing the same bundle at the base year prices. हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो base year की commodity bundle था उसकी cost हमने determine की at the base year price level. Then we have taken the same base year commodity bundle, we did not change the bundle. It remains the same, and then we evaluated that bundle at current price level. So, the base year commodity bundle at current prices as a ratio to base year commodity bundle and the base year price level is our Laspeyres price index. अब इसी को अगर हम सारा एंड राहीला की एग्जाम्पल में कैलकुलेट करना चाहें तो सेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इन 1997 इक्वल टू व्हाट वर बॉट बाय हर सिस्टर बट सेटिंग देयर प्राइसेस एट देयर 1997 लेवल रिजल्ट्स इन द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउ मच. वी आर कैलकुलेटिंग दैट इंडेक्स हियर. सो वी हैव न्यू प्राइसेस, करंट प्राइसेस फॉर फूड इज 2.20 एंड सारा she was consuming in 1987 100 units of food. So 100 into 2.2 plus आपकी prices of books, that was 100, so 100 into 15. So the total comes out to be 1720. So according to the Laspeyres price index, now the price adjustment is 1220, which is the difference between
the old which is 500 and the new at the current price is the same bundle which is 1720. So, the ideal adjustment was lower than the less pair. Less pair is 1220. If we want to convert it into a ratio thing, then we have 1720 divided by 500. It gives us a value of 344. This has overstated the ideal. When we compare it with the ideal, there we had an increase of 154%. Now here we are coming up with an increase of 344%, which is an overstatement. अब इसी एग्जाम्पल को, इसी पर्टिकुलर डेटा सेट को हम एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये ग्राफ जो है हमारा, दैट इज गिवन ऑन दिस स्लाइड. तो आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं. On this slide again we have taken the food on the horizontal axis and we have taken the books on the vertical axis. So, the old price level remaining the same base year and the optimal choice for the elder system in the year 1987 was A. Then we looked at the price changes and we looked at the changes in the preference bundle by the younger sister. Therefore, the new equilibrium or the equilibrium for the younger sister with the changed price level and the changed commodity bundle is B. But when we are looking at the less pair index, so the less pair index is giving you an outward shift in your budget line. It is not I2, rather it is parallel to the broken line parallel to I2. And that is so, and this is what reflects an overstatement. Whereas A and B, they are lying on the same indifference curve, so that is the ideal. Now the question arises, does the less pair index always overstate the cost of living indices? The answer to this question is yes. And why that is so? Because there is an inherent reason. Inherent reason is that what we are doing in the less pair price index is we are taking a base year commodity bundle and we are multiplying it by the base year price level. So, that is the expenditure in the base year. Then what we are doing? We are taking the same base year commodity bundle and as a current consumption and we are multiplying it by the current price level. And we have seen that the current price level, there is always a tendency for the prices to keep on increasing. Because of the increase in the prices, we haven't changed the commodity bundle. When we haven't changed the commodity bundle, we come up with a situation with the higher price levels, our numerator is larger than our denominator. Therefore, the less pair price index always overstates the consumer price indices. Of course, what is the reason behind? If we look at and we compare it from the ideal price index. Ideal price index, we rationalize our choices as well. We do not stick to the same old basket of the base year. Rather, what we do is we look at the price levels and we say, since the prices have increased, then we look at which commodity has experienced more in price as compared to the other. So, what we do is we try to change our commodity bundle and we increase the consumption of the commodity in which the price change is less, and we decrease the commodity consumption for which the prices have increased by more. So, in ideal price index we have done that. Therefore, the ideal price index increased only by 154%. In less pair index we haven't done that. Therefore, we are sticking to the same old bundle. We haven't changed the bundle. Therefore, the less pair index are overstated that price increase, and that is 344%. अब ये हमारा लेस पेयर प्राइस इंडेक्स था जिसमें हम एज्यूम कर रहे थे कि आपका कमोडिटी बंडल रिमेन्स द base year commodity bundle. Now, there is another price index which is normally compared with the less pair price index, and there what is the difference? The difference is we take the current year bundle and we take the current year price level in our numerator. Then we take the same bundle
at the base year price level, means the current year bundle as the base year price level, and we calculate the ratio that is known as the Paasche price index. Formally, if we have to define it, so the definition of the Paasche price index is that it calculates the amount of money at current year prices that an individual requires to purchase a current bundle of goods and services divided by the cost of purchasing the same bundle in the base year. अब इसी वो दोनों इंडेक्सेस को हम कंपेयर करेंगे with the help of an example. स्लाइड पे देखें. Both indices involve ratios that involve today's current prices, PFT and PCT. PFT is price of food, current prices. T is today. And then PCT is price of clothing today. However, the Laspeyres price indices relies on the base year consumption, that is FB, consumption of food in base, and CB, consumption of clothing in the base, whereas the Paasche index relies on today's current consumption of FT and CT. Let us define certain terminologies. इस स्लाइड पे terminologies है. PFT and PCT be the current year prices, PFB and PCB the base year prices, FT and CT be current year quantities, FB and CB be the base year quantities. Defining this, we can calculate the Paasche and the Laspeyres index. इस स्लाइड में देखें, the Laspeyres index is equal to PFT into FB, current prices into the base year quantity of food, plus current prices of clothing into base year quantity of clothing, divided by base year prices and base year quantity of food plus base year prices and the base year quantity of clothing. So this is basically our Laspeyres index. Then the Paasche index is doing what? We are taking in our numerator FT, which is the current year consumption. PFT, FT, current year consumption on food, plus PCT over CT, current year consumption on clothing, divided by the base year prices of food into quantity of food, plus PCB over multiplied by CT, which is the base year prices of clothing into current quantity of clothing. If we try to apply this on our example. So we calculate the Sara's 1990 indexes, both Laspeyres as well as Paasche. Let's go to this slide here. The cost of base year bundle at current price equals 1,720. That is 100 pound into $2.20 per pound is the price. 100 pounds is the base year quantity and 2.20 is the current year price. Plus 15 books into $100 per book is again the base year quantity into current price. Cost of the same bundle at the base year prices is 500, which we have already calculated as 100 pound into $2 plus 15 books into 20 books, $20 per book as a price. अब हम कंपेयर करें, कैलकुलेट करें इंडेक्स. सो दैट हैज बीन डन इन दिस स्लाइड. कंपेयरिंग द टू इंडेक्सेस. Sara for the year 1990, Laspeyres index is 1,720 divided by 500 is 344. Then we go to the Paasche index. In Paasche index, what do we have here? We are calculating the cost of buying current year bundle at the current year prices, which is 1,260, and the cost of the same current bundle at the base year prices is giving us 720. Now we apply the formula, so the calculated value is shown in this slide. For the Paasche index, we have 1,260 divided by 720, that is 175. So when we compare both of these indices, the Laspeyres index is giving us 344%, Paasche is giving 152%. Paasche is trying to understate, whereas the Laspeyres is trying to overstate. So the ideal was in between, which was 154%.
So what is the role of this price indices and the consumer preferences relationship? The relationship is that the consumer preferences and the consumer theory has given us the ideal price index, which is showing an increase of 154%, whereas commonly used Paasche index is understating it by saying it at a lower value compared to the Laspeyres, which is 344%. आज का लेक्चर कंक्लूड करने से पहले हम थोड़ा सा समराइज करना चाहेंगे. आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, diminishing marginal utility, and then the consumer equilibrium with the help of the same concept of marginal utility. And finally, we have come up with the price indices, and they do play an important role in order to look at the trends in the prices. There we calculated the Laspeyres price index and Paasche price indices, and we have seen that the Paasche price index is understating, whereas the Laspeyres price index is overstating the increases in the price level. ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अगले लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर करना है, that is basically based on the consumer demand. We'll talk about the consumer demand, and then we'll look at the price changes and the impact on the consumer demand, then income changes and the impact on the consumer demand, and finally we'll talk about the income consumption curve or the relationship. इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, and inshallah I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.